हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के अंतर्गत हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। जितने अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं सारे एग्ज़ाम्स में आपके ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री से, प्राचीन इतिहास से। देखिए क्या है कि इतिहास की बात करें तो इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक, 3 भाग हैं इतिहास के। बिल्कुल हम 1 नंबर से शुरू करके रहे हैं, ए से शुरू कर रहे हैं। ठीक, आप इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स बनाते रहिएगा, लिखते रहिएगा, क्योंकि लिखने से प्रैक्टिस होगी। ठीक, और तैयारी को और धार मिलेगी। हम बता रहे थे 3 भाग हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक काल को हम बांट सकते हैं 3 भागों में हम बांट सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल को क्या है, पुरापाषाण काल है, फिर है पुरापाषाण के बाद मध्यकाल, मध्यपाषाण काल है, फिर नवपाषाण काल। ठीक, इसमें भी निम्न, मध्यम और उच्च है। पुरापाषाण काल के 3 भाग हैं। आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जैसा आप पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और दूसरा इसी का आद्य ऐतिहासिक काल का दूसरा भाग है वैदिक सभ्यता। देखिए वैदिक सभ्यता में जब पता होगा आपको, देखिए 2 भाग हैं इसके, प्रारंभिक वैदिक काल है और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसा आपको पता है, प्राचीन इतिहास भारत का इतिहास है, मध्य मिडवल जिसे कहते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब देखिए, तो हमने देखा कि इतिहास के किस तरह 3 चरण हैं और तीनों में भी जो भाग हैं वो हमने आपको बताए। देखिए प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो आता है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसमें ये प्रश्न आता है कि नवपाषाण काल में कृषि का विकास हुआ, आग का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ किसमें? नवपाषाण काल में। और क्या हुआ? पहिए का आविष्कार। तो नवपाषाण काल ने मानव के जीवन की दशा और दिशा बदली, खासतौर से तब जब आग का आविष्कार हुआ और पहिए का आविष्कार। आग, पहिए और कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। चलिए बढ़ेंगे अब सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता को देखिए कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता मान्यता वर्ष इसका दिया हुआ है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। विस्तार कहाँ कहाँ तक था? देख रहे हैं, उत्तर में मांडवा चिनाब तट से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तक इसका विस्तार देखिए दिया गया हुआ है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं? देखिए हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा और कालीबंगा। आपके 5 महत्वपूर्ण स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। पांचों से क्वेश्चन उठते हैं हर कंपटीशन में। तो पहले हड़प्पा को लेंगे हम। हड़प्पा कहाँ पे स्थित था? ये आपका मोंटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान, रावी नदी के तट पर स्थित था। ठीक, उत्खनन किया किसने किया? ये दयाराम साहनी इसके उत्खननकर्ता थे। 1921 में इसकी खोज हुई थी। क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं? विशाल अनागार पाए गए हैं, सावधान R37 पाए गए हैं, नृत्य मुद्रा का खंडित धड़ पाया गया, आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। ये सब प्रश्न आते हैं आपको। जो 5 हमने स्थान बताए ये सिंधु घाटी सभ्यता के, इन स्थानों में ये किस स्थान पर स्थित हैं, ये तो रटा होना चाहिए आपको, क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। और इनमें उत्खनन किसके द्वारा हुआ, किस वर्ष हुआ और उसमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, ये इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाट जैसे के बाद देखिए मोहनजोदड़ो, ये है क्या? सिंधु नदी के तट पर लरकाना जिले, कहाँ? जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर ये मोहनजोदड़ो स्थल स्थित है। ये रखालदास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया। खोज हुई इसकी 1922 में। क्या क्या चीज़ें पाई गई? देखिए नर्तकी की कांस्य मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति आ जाता है महत्वपूर्ण प्रश्न। किस जगह से क्या चीज़ें पाई गई? इसी तरह से लोथल है। लोथल किस है? भोगवा नदी तट पर ये स्थित है।
S.R. राव ने इसकी खोज की। 1955 में खोज हुई इसकी। क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं? हाँ, मनके बनाने के कारखाने, ठीक है, 3 युगल समाधिकरण, ये चीज़ें पाई गई हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? कच्छ का रण गुजरात में है। कहाँ है? कच्छ का रण गुजरात में। महत्वपूर्ण है, आप पॉइंट नोट भी करते रहिएगा। एक एक चीज़ हम नहीं पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं केवल। R.S. विस्ट ने इसकी खोज की और किस वर्ष की? 1990-91 में की, ठीक है। और इसी के एक भाग की खोज हुई है J.P. जोशी द्वारा 1967 से 68 के बीच में। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था धौलावीरा में पाई गई। ये क्वेश्चन आ चुका है अभी, जो पीसीएस के एग्ज़ाम में आया था। ये सर्विसेज के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया था, धौलावीरा जो हम बता रहे हैं। कालीबंगा कहाँ? कालीबंगा आपका हनुमानगढ़ राजस्थान में। और बी लाल और बी के थापड़ ने इसकी उत्खनन किया। वर्ष दिया हुआ 1961। क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं कालीबंगा? जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, भूकंप आने के साक्ष्य और प्रायः सभी घरों में कुएं। आप इन सब को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्थल कहाँ स्थित हैं, फिर से हम बता देना। उत्खनन किसके द्वारा हुआ, किस वर्ष हुआ और क्या चीज़ें पाई गई, ये सब। अब इसमें एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ज़रूर उठता है, ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ से क्या पाई गई। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला है राखीगढ़, इसी में है, और बनावली रोपड़, ठीक है। हमने आपको 5 बताया था ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा। इसी के आगे हैं राखीगढ़ी है, और आपका है बनावली और रोपड़ है, ठीक। रोपड़ है, इसमें क्या है देखिए, घग्गर सरस्वती नदी तट पे है, सूरज भान द्वारा खोज हुई। भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल कहाँ पाया गया है? सिंधु घाट सभ्यता के दौरान राखीगढ़ी में ये पाया गया है, ठीक। ये बनावली में क्या निकला है? पक्की ईंटों की बनी हल आकृति निकली है। रोपड़ क्या है? मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? रोपड़। रोपड़ कहाँ लगता है? ये सतलज नदी तट पर पंजाब में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी उत्खनन किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में एक ही पेज में आपको काफ़ी क्वेश्चन कवर हो गए हैं विद्यार्थियों, तो इसमें आप इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा वैदिक आर्यों की भाषा। वेद के विषय में पढ़ेंगे। वेद से क्वेश्चन आ जाता है आपका एग्ज़ाम में। देखिए, वेद आपके 4 हैं, सबको पता है, ठीक। कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? वैदिक आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। हर एक जो है पॉइंट पे क्वेश्चन है। संकलनकर्ता कौन थे? इसके वेदों के संकलनकर्ता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबको मालूम है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और क्या है? ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम मंडल में 2 से 7 तक। अगला है क्या है? ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? वो थे आप इंद्र। इंद्र की स्तुति में कितने सूक्त लिखे गए हैं? इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त लिखे गए हैं, और अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त लिखे गए हैं। तो ऋग्वैदकालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता मैंने बताया ना आपको, इंद्र है। अगला है भोजकोई अभिलेख में उल्लिखित वैदिक देवता कौन है? तो भोजकोई अभिलेख में सबसे जो महत्वपूर्ण है उल्लिखित है देवता हैं, वो हैं इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं और ना सत्य हैं। इसको देखिए, एक एक पॉइंट प्रश्न है, आप इसको समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से नोट कर सकते हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। अब देखेंगे ऋग्वेद के मंडल देखेंगे हम। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? देखिए, ऋग्वेद में कुल 10 यानी कि 10 मंडल हैं। प्रथम के रचयिता हैं मुचमुंद, छम्बा, मेधातिथि, गौतमा आदि, ठीक। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कवर करें तो सप्तम में वशिष्ठ के रचयिता हैं और दशराज यज्ञ का वर्णन है। ऋग्वेद के सप्तम मंडल
के रचयिता कौन है? वशिष्ठ हैं और दशराज यज्ञ का वर्णन है। तृतीय जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तृतीय के रचयिता हैं विश्वामित्र, और इसमें क्या है? ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। इसी तरह चौथे मंडल में के रचयिता हैं वामदेव, और किसका वर्णन है? कृषि से संबंधित मंत्र हैं। ठीक। अगला नवम मंडल में के रचयिता हैं ऋषिगण, और सोम मंडल भी कहा जाता है। नवम मंडल को क्या कहते हैं? सोम मंडल भी कहते हैं। अच्छा, ऋग्वेद के दसम मंडल के रचयिता हैं विमदा, इंद्र, शची व अन्य। इस ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का वर्णन मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऋग्वेद के दसम मंडल के में आपको के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का वर्णन मिलता है। देखिए, वैदिक साहित्य का विकास। वैदिक साहित्य के अंतर्गत बांटा गया है संहिता में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्य में और उपनिषद में। ठीक। संहिता में कौन आते हैं? संहिता में हमारे आते हैं वेद चारों। ब्राह्मण में संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ आते हैं। आरण्यक में ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। इनकी रचना कहाँ हुई? आरण्य माने आपको पता होगा, वन होता है, वनों में हुई इसकी रचना। उपनिषद क्या है? उपनिषद आरण्यक का एक विशिष्ट भाग है। ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने गए हैं। भारतीय दर्शन के स्रोत हैं उपनिषद, और उपनिषद किसका भाग है? आरण्यक का भाग है। देखेंगे वेद और उपवेद कौन से हैं? 4 वेद तो पता है। सबसे पुराना ऋग्वेद को क्या कहते हैं? ऋग्वेद को हम आयुर्वेद भी कहते हैं। ठीक। और इसमें क्या है? इसमें ऋचाओं का संकलन है। ऋग्वेद में क्या? ऋचाओं का संकलन है। यजुर्वेद को क्या कहते हैं हम? धनुर्वेद कहते हैं यजुर्वेद को। यज्ञ कर्म से जो संबंधित सूक्त इसमें आए हुए हैं। ठीक, यजुर्वेद में। अगला सामवेद को क्या कहते हैं? गंधर्व वेद कहते हैं। ठीक। और इसमें क्या है? इसमें गीतों का संकलन है। ठीक, सामवेद में। अथर्ववेद का उपनाम क्या है? शिल्प वेद। और तंत्र मंत्र, रोग विनाशक, निवारक उपाय, जादू टोना, झाड़ फूक, इसका वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। ठीक। तो ये चीज़ें देखिएगा कि वेद जो दिए हुए हैं इनके उपनाम क्या हैं और इनमें किस चीज़ का संकलन है। यज्ञ कर्म से संबंधित वर्णन कहाँ मिलता है? आपको मिलता है यजुर्वेद में। ठीक, नोट करके लिस्ट बना सकते हैं आप। पहले से अगर आपने बनाया हो तो आपको ये रिवीजन क्लास भी आपकी हो जाएगी अगर आपको पहले से पता है। नेक्स्ट देखेंगे वैदिक कालीन प्रमुख नदियों के नाम। तो आप देख सकते हैं चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, गंडक है। ठीक है, जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं ये प्राचीन नाम है और वर्तमान में इनको, जैसे चिनाब है, चिनाब का प्राचीन नाम क्या? अस्किनी बोलते हैं। रावी का पहले नाम क्या था? परुष्णी। ठीक है, तो ये वैदिक कालीन प्राचीन नदियां हैं, ब्रैकेट में हैं, उनके प्राचीन नाम है। और वर्तमान समय में अब जैसे गंडक है, गंडक का प्राचीन नाम क्या है वैदिक काल में? सदानीरा। आप ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। 12 रत्निक शतपथ ब्राह्मण में वर्णित कौन से हैं? 12 रत्निक ब्राह्मण ग्रंथों में जो वर्णन है देख लीजिए। 16 संस्कार हैं। ठीक है, विद्याराम है, कर्णवेद है, चूड़ाकरण है, अन्नप्राशन है, निष्कर्मण है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं विद्यार्थियों, पूरा वीडियो देखिएगा। जब चारों आश्रमों का वर्णन कहाँ मिलता है? चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है आपको जाबोलपनिषद में। जाबोलपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। चारों आश्रम कौन से हैं? वो है आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये क्रम है आपका। विवाह के प्रकार भी देखिए बताए गए हैं। दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह, राक्षस, पौशाच और ब्रह्मा विवाह। चलिए वेदों के विषय में कुछ और बातें हम जानेंगे। क्या है? देखिए ऋग्वेद से संबंधित चीज़ें देखिए। इसकी एक शाखा है ब्राह्मण
आरण्यक और उपनिषद। शाखा इधर है, ये इधर है, ठीक है, ये भाग हैं इसके। तो ऋग्वेद की कोई शाखा नहीं है। अब क्या है, इतरेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ एवं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में हमको किसका वर्णन मिलता है? देखिए, ऋग्वेद के इतरेय ब्राह्मण में, ठीक। यजुर्वेद में देखिए क्या है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्य में मिलता है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में हमको याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद, जल प्लवन की कथा, विदेह माधव की कथा और पूर्वा उर्वशी आख्यान का वर्णन मिलता है, ठीक। और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें तो ये देखिए, कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन मिलता है। किसका भाग है ये? यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल इसको नोट कर सकते हैं। सामवेद में क्या है? सामवेद में छंदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, लिख लीजिए। सामवेद के अंतर्गत छंदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। कृष्ण का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में। और क्या है स्पेशल? हाँ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख हमने आपको बताया ना, छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। जो जाबोल उपनिषद का एक भाग है। अगला देखेंगे, जैन धर्म के विषय में जानेंगे। ऋषभदेव, जैन तीर्थंकर पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। प्रतीक चिन्ह वृषभ है। बाकी दिए सबके हैं, इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये आपको दिया हुआ है, सिंह। सिंह था प्रतीक चिन्ह। चलिए, महावीर स्वामी जी के विषय में देखेंगे थोड़ा। भगवान महावीर स्वामी के विषय में क्या है कि इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था जृंभिक ग्राम के समीप रजुपालिका नदी तट के निकट शाल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में बराकर नदी तट पर दिया था। उपदेश किस भाषा में दिया था? ये उपदेश दिया था प्राकृत अर्धमगधी भाषा में। मृत्यु कहाँ हुई थी? 527 ईसा पूर्व पावा में मल्ल गणराज के सट्टीपाल के राजप्रसाद में हुई थी। जैन धर्म के तीर्थ 3 रत्न हैं, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक सत्य, ठीक। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं? महाव्रत हैं आपके अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आपने ये सब चीज़ें पढ़ी भी होंगी, ये रिवीजन क्लास समझ लीजिए। अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आपने पढ़ी है तो उसको रिवीजन क्लास समझिए। अगला, जैन संप्रदाय के 2 भाग हैं। क्या? श्वेतांबर है, दिगंबर है, ठीक। श्वेतांबर में जो स्थूलभद्र के शिष्य थे, देखिए नाम दिए हुए हैं इनके। इसी तरह दिगंबर जो संप्रदाय था, ये इसके मुख्य थे भद्रबाहु के शिष्य थे। तो श्वेतांबर शाखा किसने चलाई? स्थूलभद्र हैं। स्थूलभद्र के शिष्य नीचे दिए हैं। इसी तरह दिगंबर शाखा किसने चलाई? भद्रबाहु ने। देखिए, इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम, वैशाली में हुआ था। पिता कौन थे? पिता थे सिद्धार्थ। किस वंश के थे? ये थे ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। माता थी इनकी त्रिशला देवी, लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी जी के पत्नी कौन थी? यशोदा थी। कुंडली गोत्र की कन्या थी। पुत्री इनकी थी एक अरोज्या अथवा प्रियदर्शना, ठीक है। दामाद एवं जो दामाद थे जमाली, तो वही इनके प्रथम शिष्य थे और वही दामाद भी थे। पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई और किस काल में हुई? तो आप लिख सकते हैं, प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी 300 ईसा पूर्व। कहाँ? पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्षता कौन थे? स्थूलभद्र थे। और द्वितीय हुई थी आपकी 512 ईस्वी में, वल्लभी स्थल था। और अध्यक्ष कौन थे? देवधर गण, ठीक है।
चलिए देखें गौतम बुद्ध जी के बारे में। भगवान गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। जन्म 563 ईसा पूर्व, जन्म स्थल लुम्बिनी, पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम था महामाया या माया देवी, कोलीय वंश की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ, मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा इनका पालन पोषण हुआ। यशोधरा से विवाह हुआ, पुत्र राहुल। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ये ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इससे क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन तो हर पॉइंट से है आपका, लेकिन कुछ मोस्ट है। अरुवेला बोध गया में, निरंजना फल्गु नदी तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश कहाँ? सारनाथ ऋषि पत्तनन के मृगदाय में। बौद्ध संघ में प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। मृत्यु स्थल का है? मल्लों की राजधानी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। पाली भाषा में उपदेश हमको मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? देखिए प्रतीक चिन्ह है, गर्भ किसका प्रतीक है? हाथी का। जन्म, जब गर्भ में आए तो ये इसका प्रतीक है हाथी का। जन्म जब हुआ तो कमल और बैल। महाभिनिष्क्रमण ये किसका प्रतीक है? ये जब इन्होंने घर छोड़ दिया था, अश्व का प्रतीक है। ठीक। निर्वाण किसका है? पीपल वृक्ष। और धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश, ये प्रतीक है चक्र का। इसी तरह महापरिनिर्वाण प्रतीक है मृत्यु का, और ये स्तूप है आपका। त्रिपिटक देखेंगे। त्रिपिटक कौन से हैं? सूक्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है और विनय पिटक है। तो त्रिपिटक नाम ही है इसका ठीक है, इसलिए 3 है। अब देखिए सुप्त पिटक के संकलन करता है आनंद। अभिधम्म पिटक कर्ता के संकलन है मोगलिपित तिस्यु, और विनय पिटक के उपालि द्वारा। 2 जैन बौद्ध संहिता हुई थी, मतलब जैन का एक समागम आपके भाषा में आप कह सकते हैं। ठीक, बहुत बड़। अब बौद्ध धर्म में भी 4 हुई थी। 4 कौन कौन सी थी बौद्ध संहिता? देखिए प्रथम हुई थी 483 ईसा पूर्व में, स्थान राजगृह। ठीक है, सन ज़्यादा नहीं पूछते हैं एग्जाम में, ये स्थान आ जाता है, अध्यक्ष हैं और शासक। ठीक, प्रथम द्वितीय तृतीय का प्रथम हुई थी राजगृह में। कौन अध्यक्ष थे उसके? महाकश्यप थे उसके। किसके काल में? अजातशत्रु के काल में। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वैशाली में, सर्वकामी की अध्यक्षता में, और उसके शासक कौन थे? कालाशोक। तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र में, मोगलिपित तिस्यु और अशोक के शासनकाल में। इसी तरह चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था कुंडलवन में, कश्मीर में। कौन थे उस समय? कनिष्क शासक थे, और किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। बौद्ध धर्म की मान्यता क्या है? देखें, आत्मा में विश्वास नहीं, वैदिक कर्म कांडों का विरोध होता है, कर्म पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास है, और वेदों की अपौरुषेयता का विरोध किया गया है। ठीक है, वेदों को नहीं माना गया। बौद्ध धर्म का विभाजन देखिए कब हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीत में हुआ था 2 भागों में, स्थिवर और थेरवादी, महासंघिक और सर्वस्तित्ववादी। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हुआ। कौन सा? हीनयान और महायान। मतलब दूसरी जो बौद्ध संगीत थी उसमें 2 भागों में हुआ, और चौथे में 2 भागों में हुआ। चलिए आगे हम महाजनपद के विषय में पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते छोटे छोटे जनपद महाजनपदों में बदल गए। ठीक, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, और कहाँ मिलता है? ये मिलता है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। 2 जगह 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो देखिए जैसा अंग है राजधानी चंपा, अश्मक, पैठन, अवंती उज्जैनी, और दक्षिण अवंती की माहिष्मती। ठीक है, दक्षिणी अवंती की माहिष्मती तो खूब आपने नाम सुना होगा। ठीक है, बाहुबली में। उत्तरी अवंती की उज्जैनी थी। ठीक है, गांधार क्या है? तक्षशिला इसकी राजधानी थी। कंबोज की कौन थी? हाटक या राजपुर। 16 महाजनपद हैं, 5 ये हैं। इसके अलावा है मगध है, मत्स्य है, वज्जी है, चेरी है, चेदी
काशी है, कोशल है, कुरु है, मल्ल है, पांचाल, शूरसेन और वत्स। ठीक है, ये इनकी राजधानियाँ। मत्स्य की वज्र की राजधानी वैशाली, इंपॉर्टेंट आप याद कर लीजिएगा। मल्ल की कुशानगर, पांचाल की हिच्छन, उत्तरी पांचाल की, शूरसेन की मथुरा। बुद्धकालीन भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य कौन से हैं? देखिए दिए हुए, वैशाली के लिच्छवी थे, मिथिला के विदेह थे, कुशीनगर के मल्ल थे, पावा के मल्ल थे। ठीक, 16 महाजनपदों के बाद हम देखेंगे कि सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच 305 ईसा पूर्व युद्ध हुआ था। ठीक, युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच और सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी जो सेल्यूकस था उसके बीच में हुआ। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ये किसने भेजा था? सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक, मेगास्थनीज ने पुस्तक इंडिका लिखी थी, मूल रूप से उपलब्ध जो पुस्तक नहीं है, इंडिका उपलब्ध नहीं है मूल रूप से। मौर्य सम्राट का नाम क्या था? सेंडिकोटस। ठीक, मेगास्थनीज के अनुसार जो 4 महत्वपूर्ण बातें हैं वो हैं आपकी मौर्य साम्राज्य की राजधानी पोलीबोथ्रा, और क्या है? सोना निकालने वाली चींटियों का जिक्र है, दास प्रथा नहीं थी। ठीक, ये बात कही है अपनी मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में। लेखन कला का अभाव था कहा, और भारत, उन्होंने कहा था ये कि भारत में अकाल नहीं पड़ता था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज के अनुसार भारत में 7 प्रकार की जातियां हैं। ठीक, दार्शनिक हैं, कृषक हैं, पशुपालक हैं, कारीगर हैं, योद्धा हैं, निरीक्षक और सभासद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित कौटिल्य, विष्णुगुप्त था, खूब नाम सुना है। कौटिल्य ने राज शासन के ऊपर पुस्तक कौन सी लिखी? अर्थशास्त्र लिखी। देखिए ये है आपका मौर्य और मौर्योत्तर काल जो हमने आपको बता रहे थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त और अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम बृहद्रथ। ठीक है, मौर्य शासकों के नाम दिए हुए हैं, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य है, फिर कौन आए थे? बिंदुसार आए थे, फिर अशोक, दशरथ, संप्रति, शालसुक, देवमस, शतधनवन, और अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। बृहद्रथ। ठीक, फर्स्ट लास्ट। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन भिक्षु भद्रबाहु का शिष्यत्व ग्रहण किया। ठीक, जैन भिक्षु का उन्होंने शिष्य बनना स्वीकार किया। और क्या है? भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चला गया। ये क्वेश्चन बनते हैं जो लिखे हुए हैं, हमने आपको बताया, हर एक लाइन प्रश्न है, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है कुछ कम। श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलखना द्वारा शरीर त्यागा गया। श्रवण बेलगोला में शरीर त्यागा गया, और जैन भिक्षु थे भद्रबाहु, इनका उन्होंने शिष्य बनना स्वीकार किया। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधी अतिथि हम आपको बता रहे थे, इनके दरबार में जो मेगास्थनीज आए थे। ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और प्रधान ये तो बता चुके हैं आपको, कौटिल्य। ठीक है, अर्थात में राज्य के शासन हेतु सप्तांग सिद्धांत का जिक्र है। सप्तांग सिद्धांत का जिक्र किया गया है अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा। कौन से हैं वो? देखिए, आमत्य कौन होता है? आमत्य होता है राजा की आंखें। ठीक है, राजा शीशे के समान होता है, शीश के समान है, शीश सर के की उपमा दी गई है राजा को, आँख की उपमा किसी के लिए? राजा की आँखें। जनपद को क्या कहा गया है? राज्य की जंघाएं होती हैं। दुर्ग को क्या कहा गया है? दुर्ग को बताया गया है अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की भुजाएं बताई गई है। और मुख को बताया है राज्य का कोष बताया है। ठीक है, दंड को बताया है राज्य का मस्तिष्क बताया है, मस्तिष्क। मित्र को क्या बताया गया है? राजा का कान। ठीक, इस तरह से बताया गया हुआ वर्णन है अर्थशास्त्र में। अगला है, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटिकोसस से 3 वस्तुओं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। अब देखिए अगला क्या है आपकी 200, ये देखिए जो दिया हुआ 273 से 232 ईसा पूर्व है अशोक का शासनकाल। अशोक का शासनकाल कब है? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। माता
सुभद्रांगी है, पिता बिंदुसार है। प्रचलित नेम अशोक का को बोलते हैं देव नाम प्रिय, या देव नाम प्रिय बोलते हैं, या इसमें लिखा है देव नाम पियदसी। ठीक, ये नाम है। राज्याभिषेक क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ इनका 4 बार हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व, और राज्य पे शासन करने के दौरान उन्होंने 4 बार मतलब राज्याभिषेक कराया। ठीक है, शासन कब हुआ? 269 ईसा पूर्व उन्होंने राज्याभिषेक किया, उसके बाद 4 बार उनका राज्यारोहण हुआ। मतलब ये अब क्या है, अब उनके अभिलेखों की भाषा क्या है? अशोक के अभिलेखों की भाषा है प्राकृत। और लिपि कैसी है? लिपि अशोक की लिपि है खरोष्टी है, ब्राह्मी है, आरमाइक है और यूनानी है। अशोक नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उदय गोलम अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, अशोक के शिलालेखों का विभाजन। देखिए, अशोक शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख के रूप में अशोक के अभिलेख पाए जाते हैं। 3 रूपों में होते हैं। अब बताया ना, 3 रूपों में आपको। शिलालेख में क्या दीर्घ शिलालेख है, लघु शिलालेख है। कुल संख्या कितनी है? 14 है। कितने स्थानों से दीर्घ शिलालेख प्राप्त हैं? 10 स्थानों से। ठीक, स्तंभलेख आपके प्राप्त हैं आपके कितने? 7 स्थानों से। ठीक, 7 स्थानों से स्तंभलेख प्राप्त हैं। गुहालेख तो मतलब गुफा पर जो लेख है। चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आप नोट भी करते रहिएगा, समझते रहिएगा। चौदह दीर्घ शिलालेख का वर्णन देखिए। अशोक के 14 जो दीर्घ शिलालेख हैं उसके अंतर्गत पहले में है जीव हत्या का निषेध बताया गया है। ठीक, दूसरे में चोर चेल पांड और इनकी चिकित्सा के विषय में बताया गया है। महत्वपूर्ण जो 14 शिलालेख हैं इसमें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो कलिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व जो हुई थी, अशोक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है कि अशोक ने कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व की थी। ठीक, और बाकी इम्पॉर्टेंट तो ये देखिए राज्याभिषेक। अशोक राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी। अशोक के 5वें शिलालेख में बताया गया है कि अशोक ने 13वें वर्ष धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी। ठीक, विद्यार्थियों चीज़ें तो बहुत रहती हैं, हर चीज़ पढ़ी जा सकती, याद नहीं रखी जा सकती, इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है उस पर फोकस करिएगा। ठीक, 14 दीर्घ शिलालेख देखिए। गिरनार कहाँ है? जूनागढ़ में है। शाहबाजगढ़ी कहाँ है? पेशावर में है। दीर्घ शिलालेख। और धौली कहाँ है? पूरी उड़ीसा में है। जौनगढ़ गंजाम में है। कालसी हक्का देहरादून उत्तराखंड में है। सोपारा है पुणे महाराष्ट्र में। मानसेहरा है हजारा में। ठीक, तो इस तरह से नोट कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। 13वें शिलालेख में वर्णित 5 यवन राजाओं के नाम। 13वें शिलालेख में अशोक ने 5 यवन राजाओं के नाम दिए थे। इसमें चलिए कुछ मौर्य काल की शासन व्यवस्था के संबंध में कुछ क्वेश्चन दे देखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण कौन कौन से मौर्य काल में पदाधिकारी थे? मौर्य काल की शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखिए महत्वपूर्ण पदाधिकारी दिए हुए हैं, और इसके केंद्रीय प्रशासन के प्रत्येक भाग का एक प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता था। इसकी संख्या कितनी होती थी? 18 होती थी। ठीक, तो इसमें क्या है? सीताध्यक्ष है, इसी तरह है विविताध्यक्ष है, सूनाध्यक्ष है। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा। इसमें प्रधानमंत्री क्या बोलते थे? पुरोहित कहते थे। ठीक, युवराज कौन होता था? वो राजा का उत्तराधिकारी होता था, युवराज। मौर्य काल की शासन प्रणाली। समाहर्ता कौन था? राजस्व मंत्री को कहते थे समाहर्ता। सन्निधाता कौन होता था? कोषाध्यक्ष को कहते थे सन्निधाता। सेनापति सेना के मंत्री को कहते थे सेनापति।
प्रतिष्ठा कौन था? फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश था। ठीक। व्यवहारिक कौन था? वो था दीवानी मामलों का न्यायाधीश। दंडपाल कौन था? एक सैन्य संसाधन को एकत्र करने वाले को कहते थे दंडपाल। अगला है अंतपाल कौन था? सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की देखभाल करने वाले को कहते थे अनंतपाल। कर्मांतिक उद्योग मंत्री होते थे। दुर्गपाल था दुर्गों के भीतर दुर्ग की रक्षा करने वाला। नागरक थे नगरों की व्यवस्था करने वाला। प्रशासक पद आ जाते हैं कभी मौर्य काल में। आटविक किसका पदभार संभालते थे? तो वन विभाग के प्रमुख को कहते थे आटविक, जो वन से संबंधित काम देखते थे। ठीक। चलिए विद्यार्थियों, हमने आपको शुरुआत से हिस्ट्री जो लेके चल रहे हैं उसी के अंतर्गत हमको मौर्य काल तो बता दिया था। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको गुप्त काल बताएंगे। ठीक। ये सब आपने पढ़ा होगा, आपके नोट्स बने होंगे, तैयारी भी होगी। बस ये है कि हर कंपटीशन में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ये हिस्ट्री की रिवीजन क्लास आप समझ लीजिए। जो नई स्टूडेंट्स जानते हैं इन क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लेंगे। फर्स्ट टाइम जो ज्वाइन कर रहे हैं इनको, हिस्ट्री को ज़्यादा जिन्होंने नहीं पढ़ी है, तो सबके लिए है एक हिसाब से ये क्लास। ठीक। सेकेंड पार्ट हम जल्दी ही लेके आएंगे। आप वीडियो देखते रहिए, बने रहिए। गुप्त काल चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपको गुप्त वंश से चलेंगे लेकर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा हमको उत्साह मिलेगा, हमको और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।